ब्रॉट टू यू बाय रजनीगंधा। यूं ही नहीं मैं बन जाता हूं। कुदरत के कोने कोने से खूबियां खोज लाता हूं। गुणवत्ता की गहराइयों का गोताखोर हूं मैं। पर उम्दापन की नई ऊंचाइयों को छूना चाहता हूं मैं। यूं ही नहीं मैं रजनीगंधा बन जाता हूं। 30 जून की तारीख थी जब शताब्दी आ रहा। आप सोचिए, मतलब आपके आदर्श हैं जेपी, वही जेपी जिनकी अधूरी क्रांति का नारा है और भावी इतिहास तुम्हारा है कहने वाले जयप्रकाश नारायण, और उन्हीं के गांव शताब्दियारा बलिया जिला में आपका जन्म हुआ। और वहां से लेकर यहां तक का सफर जिसमें आपने अनेकों रोल निभाए, संपादक वाला भी, एक नेता का भी, आपने जिंदगियों को भी करीब से देखा, और अब ऐसी हॉट सीट पर ये बैठते हैं। आप वो लम्हा सोचिए जब उपराष्ट्रपति धनखड़ जी ने इस्तीफा दिया और उसके बाद उपसभापति के तौर पर आपको वहां बैठना था और संसद चलानी थी। तो आप समझ सकते हैं कि चुनौतियां कितनी भी बड़ी हो, वो इनकी मीठी मुस्कान के सामने फीकी पड़ जाती हैं। शुरुआत कहाँ से करना चाहेंगे? वो पत्रकार वाला हिस्सा, क्योंकि हमने सोचा है कि एक पत्रकार, एक संपादक, प्रभात खबर जैसे अखबार के साथ आपने लंबा काम किया, उसको आपने कैसे गढ़ा, क्या सोच थी? क्योंकि वहीं से समझ में आएगा कि आज के संपादक और उस वक्त के संपादक के दिमाग में क्या वाकई फर्क होता है। बहुत संक्षेप में, चुनौतियां हर दौर की अलग अलग होती हैं अंजना जी। हमारे यहाँ बड़ा वेल डिफाइंड एक कथन है, काल, देश, काल और परिस्थितियां। देश का अर्थ भौगोलिक आकार से नहीं, उस दौर से है जब वो चुनौतियां जिस समय में होती हैं। तो हर समय की अपनी चुनौतियां होती हैं। हमारे जैसे युवा पत्रकारिता में आए ही जयप्रकाश आंदोलन से प्रभावित होकर, मैं जयप्रकाश जी के गांव का था। मुझे संयोग से अवसर मिला 19-20 वर्ष की उम्र में मैं टाइम्स ऑफ इंडिया ग्रुप के धर्मिक में चयनित हुआ। वहाँ से फिर मैं रविवार में काम करने कलकत्ता गया। पर हमेशा मेरे मन में कशिश रही कि पत्रकारिता क्या सामाजिक परिवर्तन में कोई रोल प्ले कर सकती है क्या, और इसका अगर शक्ति स्रोत कोई था तो जयप्रकाश जी का जीवन था, जिन्होंने एक बिल्कुल गरीब घर से, कहूँ इस रूप में कि अमेरिका में जब उन्होंने पढ़ाई की तो अपने बूते नौकरी कर, होटलों में नौकरी कर, खेतों में श्रम करके वो अपनी पढ़ाई की और भारत लौटे, और कभी सत्ता की आकांक्षा नहीं की। तो उनका जीवन, उनके परिवार का जीवन बड़ा नज़दीक से हमने देखा। जब उन पे आरोप लगा तत्कालीन सत्ता पर बैठे ऊपर के लोगों ने, तो जिस रूप में वो व्यथित हुए, उनकी भावना से, निजी भावना से आहत होकर हम जैसे बिल्कुल युवा लोग आंदोलन में आए। तो हमें यह देखने की ज़रूर मन में ख्वाहिश रही कि क्या पत्रकारिता कोई रोल प्ले कर सकती है क्या। उस रूप में एक बंद प्राय अखबार में, अविभाजित बिहार में मैंने काम करना शुरू किया, झारखंड में, जिस अखबार का आपने चर्चा किया, रांची में। रांची को इसलिए मुख्यालय बनाया क्योंकि झारखंड का इलाका जहाँ आप रही हैं, वो आप जानती हैं कि बहुत ही सुंदर इलाका तो है ही, आदिवासियों का इलाका है, और उस पर लंबे समय से कहा जाता रहा कि ये उपेक्षित इलाका है, इसकी देखभाल अच्छी तरह नहीं हुई, इनको विकास का अवसर नहीं मिला। वहाँ से हम लोगों ने पत्रकारिता शुरू की, और वो अखबार तब बंद प्राय था। वहाँ वेल इस्टेब्लिश कम से कम आधे दर्जन से अधिक अखबार थे, उनके मुकाबले अखबार खड़ा हो पाया। तो मैं मानता हूँ कि हमारी टीम की बदौलत, और हमेशा जो मेरा निजी अनुभव रहा कि मुद्दे महत्वपूर्ण होते हैं, व्यक्ति नहीं। हम लोगों ने कोशिश की कि उन मुद्दों को उठाएं, उन मुद्दों ने हमें ताकत दी कि हम नीचे से बिल्कुल ऊपर तक गए, और लगभग 27 से 28 वर्षों तक वहाँ मैंने पत्रकारिता की। वो देश के 6 महत्वपूर्ण अखबारों में से वो बना, और उसकी लगभग रीडरशिप 1 करोड़ से अधिक गई। 10 एडिशंस हम लोगों ने किए। उसके बाद फिर मैं राजनीति में आया। ये एक शब्द है हिंदी का, चटक। कहते थोड़ा सा तो हेडलाइन को चटक बनाना पड़ता है, तभी लोग पढ़ते हैं। आपका अनुभव ये कहता है? नहीं, मैं जैसे आपको बताऊं कि पहला टर्न अराउंड कैसे अखबार में हुआ, अगर आप पूछें मुझसे, तो 1990 अक्टूबर में, 89 मैं अक्टूबर में गया था। उस वक्त चुनाव हो रहे थे लगभग। उन दिनों रांची में एक घटना हुई, और तब बिहार जिन वजहों से जाना जाता था कि बिल्कुल कानून का राज वहाँ बिल्कुल नहीं है। एयरपोर्ट पे जहाँ कल आप जाती हैं, वहाँ एक कॉलोनी में एक महिला रहती थी, विधवा, आज भी मुझे नाम याद है, कुसुम। उसके घर डकैती हुई दिन में 3 बजे, और वो उनकी 2 लड़कियां साथ में रहती थी। जो भी घटनाएं हुई वो तो बात की हिस्सा है। मैं शाम में जब काम शुरू किया तो सब चीज़ों को खुद देखता था।
तो एक छोटा सा जैसे होता है अखबारों में एक घटना के रूप में आ गई, 4 लाइन की ऐसी घटना हुई। माना जाता था कि दुनिया में, ग्लोब में या अब दिल्ली में या राज्य की राजधानी पटना में जो वही हेडलाइन, वही फर्स्ट पेज पे खबर जा सकती है। हमने उस पर बहुत गौर किया। हमने कहा ना, एक व्यक्ति की इतनी पीड़ा कि एक एयरपोर्ट जैसी सिक्योर्ड प्लेस में दिन के 3 बजे डकैती होती है एक महिला, यानी एक सिटीजन को जो सिक्योरिटी का राइट स्टेट देता है, जिसके कारण स्टेट का गठन हुआ अगर नहीं है, तो ये खबर, उसको मुख्य खबर बनाया। मैं बहुत संक्षेप में कहूँ कि 2 महीना में वही वहाँ इलेक्शन का एजेंडा डिफाइन, वही वहाँ इलेक्शन का एजेंडा बन गया। उस पर राजीव गांधी जी अपने प्रचार में आए तो उनको बोलना पड़ा। तो ये मुद्दे की ताकत होती है, व्यक्ति की नहीं। और हमने ऐसे लगातार मुद्दे उठाए, पशुपालन घोटालों तक लेकर के अनेक का, और जिनको भी हम सब ने मुद्दा बनाया, अंजना जी फक्र के साथ कह सकता हूं कि जो भी बड़े मुद्दे हुए उनमें सुप्रीम कोर्ट से सबका कन्विक्शन हुआ। इससे मैं आज की पत्रकारिता पर एक बार आना चाहती हूँ। हाथरस का जो कांड हुआ यूपी में, लखीमपुर खीरी में जो हुआ, आज तक ने उसको बढ़ चढ़कर दिखाया। मुद्दा बना, लेकिन उन सीटों पर सत्ताधारी पार्टी की ही जीत हुई। इसको आप कैसे देखते हैं? मतलब कई बार ऐसे ऐसे मुद्दे होते हैं जिनको हम बढ़ चढ़कर उठाते हैं, मतलब चाहे आप दिल्ली का ही निर्भया कांड ले लीजिए, लेकिन जनता उसके साथ कैंडल मार्च करने को तो तैयार हो जाती है, लेकिन वोट के मामले में मतलब जिस तरह की लोग उम्मीद कर रहे थे वैसा नहीं हुआ, सत्ताधारी पार्टी ही जीती। इसको आप कैसे देखते हैं? मैं भारतीय राजनीतिक संदर्भ में कह सकता हूं कि पॉलिटिकल एडुकेशन एक प्रोसेस है और समय लगता है। आप देखें 1952 के चुनाव में भी बिहार में चुनाव हुए जी, किस तरह से डॉक्टर राम मनोहर लोहिया और जयप्रकाश नारायण मुद्दे उठाते थे गरीबों की। वो वर्ग संघर्ष की बात नहीं करते थे, सारी जातियों के गरीबों की बात करते थे। उस वक्त के उनके मुद्दे को देखिए, और वो मुद्दे आते आते 1967 में कांग्रेस की सरकार गई। यानी एक प्रोसेस है, लोगों को प्रशिक्षण देने में। ये कोई वैसा नहीं है चमत्कार, केमिकल चमत्कार कि आज आपने कुछ डाला कल सुबह कुछ बदल जाए। तो जो भी आज तक ने इन मुद्दों को हाथरस से लेकर बनाया, ये पब्लिक को एडुकेट करता है। इसका असर आप आने वाले समय में आप पाएंगी। पॉलिटिक्स की सबसे अच्छी डिफिनीशन अगर आप मुझसे पूछें तो मैं ऑस्ट्रेलिया एक कार्यक्रम में गया था, रॉबर्ट मेंजिस का जी, और मैं, अगर आप इजाजत दें तो मैं नोट करके लाया था, आपको मैं बताऊं। जरूर। पॉलिटिक्स वो कहते हैं कि वो एक्स प्राइम मिनिस्टर और एक्स अपोजिशन लीडर, पॉलिटिक्स इज एन आर्ट। पॉलिटिक्स एक कला है जिसको नेग्लेक्ट किया है। इट इज ओनली इफ आर्ट ऑफ पॉलिटिक्स सक्सीड्स देन द साइंस ऑफ पॉलिटिक्स विल बी इफिशिएंटली स्टडीड एंड मास्टर्ड। हमें उसको अध्ययन करना पड़ेगा। अभी मैं नागालैंड से एक कॉन्फ्रेंस से 3-4 दिनों पहले आ रहा था। एक युवा था बहुत, और वो किताबों का बड़ा शौकीन लड़का, नागालैंड का रहने वाला। उसने मुझे जाना तो कहा, सर एक चीज़ आपसे कहूँ। मैंने कहा बहुत, बताओ। कहा कि आई हेट पॉलिटिक्स। हमने कहा बहुत अच्छा, हम देर तक बात करते आए। हमने कहा तुम चाहते हो कि आसपास की व्यवस्था अच्छी बने, तुम्हारा शहर अच्छा हो, यह प्रदूषण खत्म हो, तो ये कैसे होता? अल्टीमेटली पॉलिटिक्स जो है वो फेट तय करती है। पॉलिटिक्स समाज को दिशा देती है, और पॉलिटिक्स से ऊपर भी साहित्य है। उस पर मैं लौटूंगा। फिर कहते हैं वो रॉबर्ट मेंजिस, आई बिलीव दैट पॉलिटिक्स इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड रिस्पॉन्सिबल सिविल एक्टिविटी टू विच ए मैन में डिवोट हिज कैरेक्टर, हिज टैलेंट्स एंड हिज एनर्जी. We must in our own interest elevate politics into statesmanship and statecraft. Politics को हम इतना ऊपर ले जाएं कि statesmanship और statecraft हम लोगों में डेवलप कर सके. We must aim at a condition of affairs in which we shall no longer reserve the dignified name of a statesman for a Churchill or Roosevelt. अंजना जी वो कहते हैं, but extends it to a lesser man who give honorable patriotic service in the public affairs. यानी जो हम कहते हैं कि रूजवेल्ट या फला ने देश और दुनिया बदल दिया, वैसा हम अपने यहाँ नगरपालिका में खड़ा करें, पंचायतों में खड़ा करें, विधानसभाओं में खड़ा करें, देश पर ले जाए, तब तकदीर बदलेगी. ये फिर वो आगे एक चीज और कहते हैं लास्ट में, अकॉर्डिंग टू हिम पॉलिटिक्स इज बोथ ए फाइन आर्ट एज वेल एज ए साइंस. द साइंटिफिक एस्पेक्ट इंक्लूड्स, he tells, and I quote, the measurement and estimation of economic trends. पॉलिटिक्स का साइंटिफिक एलिमेंट क्या है कि आपकी पॉलिटिक्स कितनी सक्सीड की है, वो मेजर होगा एस्टिमेशन ऑफ इकोनॉमिक ट्रेंड्स. दूसरा, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ फाइनेंस. उसके लिए फाइनेंस कहाँ से लाते हैं? इससे ज़्यादा अभी मैं नहीं कहूँगा कि फ्रीबीज के ज़माने में आप बहुत उस पर कहती हैं. थर्ड कहते हैं डिवाइजिंग प्लान्स फॉर सोशल सिक्योरिटी.
सोशल सिक्योरिटी का प्लान हम कितना डेवलप करते हैं, लास्ट द डिस्कवरी ऑफ व्हाट टू डू, उसके आगे क्या। तो ये सवाल पॉलिटिक्स ही तय करती है।